सुप्रभात। आज की व्याख्यान में हम बीए 6 सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है अस्मिता मूलक विमर्श, इसके अंतर्गत दलित विमर्श को समझने का प्रयास करेंगे। आज जो हमारा प्रकरण है वह है महात्मा ज्योतिबा फुले का चिंतन। महात्मा फुले के विषय में पहले हम थोड़ा सा परिचय कराएं। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र में हुआ था और उनका परिवार बेहद ही गरीब था। जीवन यापन के लिए वे बाग बगीचों में माली का काम करते थे। ज्योतिबा जब मात्र 1 वर्ष के थे तो उनकी माता का निधन हो गया था। उनका लालन पालन किसी और ने किया। छोटी ही उम्र में जब वे गांव के एक विद्यालय में जाते हैं तो जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें विद्यालय से निकाल दिया जाता है, या कहें कि विद्यालय छोड़ देते हैं। विद्यालय छोड़ने के पश्चात भी उनके मन में पढ़ाई की एक ललक बनी रही। वे किताबें पढ़ते थे। जब भी उनके पास समय बचता तो वे किताबें पढ़ने का काम करते थे। उन्होंने विधवाओं, महिलाओं इत्यादि के कल्याण के लिए बहुत काम किए। उन्होंने इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफी प्रयास किए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए फुले ने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए। लड़कियों को पढ़ाने के लिए जब उस समय अध्यापिका नहीं थी तो उन्होंने स्वयं अपनी पत्नी को इस योग्य बनाया कि वे लड़कियों को पढ़ा सके। फिर भी जो उच्च वर्ग था उन्होंने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डाली। किंतु जब फुले आगे बढ़ते गए तो उनके पिता पर इतना दबाव बनाया गया कि पति पत्नी को घर से निकलवा दिया गया। इसके कुछ समय के लिए ही सही काम रुका, किंतु उन्होंने शीघ्र ही बालिकाओं के विद्यालय खोल दिए। तो इस तरह से महात्मा फुले ने एक समाज सुधारक के रूप में, विचारक के रूप में चेतनाशील व्यक्तित्व उनका था और एक आधुनिक समीक्षक के रूप में कार्य किया। भारतीय नवजागरण के समय ज्योतिबा फुले ने स्त्री, किसान, कारीगर, दलित, मजदूर वर्ग इत्यादि इनकी आजादी के बारे में अपना चिंतन प्रस्तुत किया था। और फुले एक समाज सुधारक थे तो आंदोलन के वे सर्वश्रेष्ठ और प्रमुख विचारक रहे। अंग्रेजों के आने के बाद से भारतीय समाज के जो संरचनात्मक ढांचे में जो परिवर्तन हुआ उसका लाभ ये हुआ कि देश में आधुनिक शिक्षा और सुधरने लगी। और उसी समय महात्मा फुले ने भारतीय समाज की जो जाति व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था एवं धार्मिक जड़ता के विरुद्ध स्पष्ट रूप से आंदोलन प्रारंभ कर दिया। फुले ने सामाजिक रूढ़ियों का जमकर विरोध किया और महात्मा फुले ने उस समय की ब्राह्मणवादी व्यवस्था और पुरोहितों के प्रभुत्व का भी घोर विरोध किया। महात्मा फुले आधुनिक समय के एक ऐसे समीक्षक रहे हैं जिनके विचारों से प्रभावित होकर गुलामी की जो जंजीरें थी, जो लोग थे जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, उनके अंदर जागृति उत्पन्न हुई। महात्मा फुले ने अपने चिंतन के माध्यम से जाति प्रथा के अभिशाप और उसके निवारण के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने विवेक, विचार, ज्ञान इत्यादि के आधार पर इतिहास की भी एक नई परिभाषा प्रस्तुत की। धार्मिक क्षेत्र में भी अपने चिंतन से उन्होंने परिवर्तनकारी चेतना का विकास किया और उनका आर्थिक चिंतन असमानता और सामाजिक विषमता को दूर करने का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस प्रकार हम महात्मा फुले के विचारों को या उनकी चिंतन धारा को समझने का प्रयास करेंगे। महात्मा फुले ने गुलामी से मुक्ति का जो विचार था, उनका जो गुलामी से मुक्ति का विचार था, उसके अंतर्गत ज्योतिबा फुले की जो पुस्तक है इशारा, उसमें उन्होंने स्पष्ट समझाया
जातीय शोषण का विरोध किया, अंग्रेजी शासन का समर्थन किया और समता की भावना के वे पक्षधर रहे हैं। महात्मा फुले उस ऐतिहासिक युग के चिंतक हैं जिसे हम भारतीय नवजागरण काल के नाम से जानते हैं। फुले का जो राजनीतिक चिंतन था वो अतीत की किसी स्वर्णकाल की प्रेरणा से नहीं था, बल्कि पेशवा शासन और अंग्रेजी शासन की तुलना से उत्पन्न हुआ था। उन्होंने दोनों शासन की तुलना की, तब जाकर अपना चिंतन या अपने विचार प्रस्तुत किए। पेशवा का शासन मनुस्मृति के ब्राह्मणवादी आदर्श को ज्यों का त्यों साकार करता है। इस शासन को ज्योतिबा की पुस्तक इशारा में इस प्रकार दोहराया जा सकता है कि, एक उदाहरण देखिए, साहूकार किसानों के सर अथवा पीठ पर भारी बोझ लादते थे। उनको तेज धूप में खड़ा करके नीचे से लाल मिर्ची का धुआं देते थे। ऐसा ही प्रसिद्ध नाटककार विजय तेंदुलकर, इनके नाटक घासीराम कोतवाल में इस समय की जो अंधेर गर्दी थी और पाखंड था उसका स्पष्ट रूप दिखाई देता है। न्याय के नाम पर यह सिर्फ जातीय शोषण था। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी शासन एक आधुनिक शासन था जिसमें शक्तियों का बंटवारा था, जैसे विधायी, कार्यकारी और न्यायिक दायित्वों के मध्य बंटवारा किया गया था। यह शासन विदेशी था, लेकिन स्वेच्छाचारी नहीं था, अपितु कानून पर आधारित था। यद्यपि इस शासन में भी सरकारी कर्मचारी, किसान, मजदूर, इनका दमन हुआ, इनका शोषण हुआ, परंतु शासन से पृथक जो अंग्रेजी कानून में किसानों का शोषण अपराध माना जाता था और यह साबित होने पर दंड का भी प्रावधान था। वहीं दूसरी ओर मनुस्मृति और ब्राह्मण व्यवस्था के अनुसार किसान और मजदूर शूद्र अतिशूद्र होने की वजह से इस घोर अत्याचार के लायक थे। ज्योतिबा फुले ने इस अंतर को देखते हुए ही ब्राह्मण व्यवस्था की तुलना में अंग्रेजी शासन का समर्थन किया। उसे देश की सामाजिक मुक्ति का विकल्प बताया। स्वराज्य का अर्थ उसके लिए राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण ही नहीं था, बल्कि शूद्र अतिशूद्रों द्वारा खोए हुए अपने आत्मसम्मान और मानवीय प्रतिष्ठा को प्राप्त करना था। महात्मा फुले ने इस जाति प्रथा को ही शूद्रों अतिशूद्रों की गुलामी बताया। उनका संपूर्ण चिंतन देश की बहुसंख्यक जनता को इस दास्ता से आजाद कराना था, जिसमें उनका आत्मसम्मान वापस आए। और इस गुलामी की बेड़ियां ऐसी बेड़ियां जो दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि इसकी इबारत लोगों के दिलों पर और उनके दिमाग पर बैठ चुकी थी। वो मानसिक बेड़ियां थी, बल्कि शारीरिक नहीं थी। तो इस दास्ता का वर्णन करते हुए वे स्वयं कहते हैं कि शूद्र लोग इतने कमजोर और अज्ञानी बन चुके थे कि ब्राह्मणों द्वारा लिखित दिखावटी पाखंड, जो भी दिखावटी पाखंड था, धर्म ग्रंथों को ही ईश्वर के द्वारा वे रचित मानने लगे थे और दास्ता उनकी रग रग में बस चुकी थी। गुलामी का नाम ही वे धर्म समझते थे, अर्थात उस समय गुलामी का नाम ही धर्म हो गया था। महात्मा फुले की गुलामगिरी में दास कौन है, गुलामगिरी उनकी एक पुस्तक है, तो उसमें दास कौन है इस पर प्रश्न उठाया गया। तो भारत में शूद्र और अतिशूद्र, जिन्हें आज दलित वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के रूप में जाना जाता है, भारतीय नवजागरण काल में दलित समाज के लोग ही नहीं अपितु पढ़े लिखे वर्ग भी सम्मिलित थे। और इतिहास को पलटकर देखते हैं तो किसी तत्व से खुद को जोड़ नहीं पाते हैं। इनमें से ज्यादातर को तो अपने शूद्र वर्ण का पता ही नहीं है और वे खुद को क्षत्रिय या वैश्य वर्ण मानकर खुश हो जाते हैं। ज्योतिबा फुले शूद्र समाज में पैदा हुए और इस पहचान को वे अपना स्वाभिमान मानते थे, अर्थात
इस पहचान को वे स्वाभिमान के साथ इसको वे स्वीकार करते थे। महात्मा फुले ने दासता से मुक्त होने के लिए जो विचार प्रस्तुत किए वे मनुष्य की प्रतिष्ठा के परिचायक हैं और महात्मा फुले स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की भावना स्थापित करने का विचार प्रस्तुत करते हैं। अगला देखिए, जो महात्मा फुले का सामाजिक चिंतन है वह है जाति प्रथा का विश्लेषण, जिसके अंतर्गत जाति प्रथा बुनियादी मुद्दा, वर्ण व्यवस्था का विद्रोह और प्रभुत्व हेतु मिथ्या प्रचार। अब हम इसको समझेंगे कि भारतीय समाज की जो आधारशिला है वह जाति व्यवस्था थी। जाति प्रथा को आधुनिक ब्रिटिश शासन में भी चुनौती मिली तो भारत में वैचारिक उथल पुथल आरंभ हो गई और यह नैसर्गिक था, क्योंकि भारत में जिसे नवजागरण का युग माना गया, इस नए युग में या इस नए युग के अनुसार विचार और विवेक की कसौटी पर ज्ञान की खोज या कहें कि पुनर्खोज हुई। 19वीं शताब्दी में नवजागरण का प्रारंभ, जो कि राजा राममोहन राय द्वारा वेदांत जो कॉलेज है, वेदांत कॉलेज की स्थापना से माना जाता है, और इस शताब्दी का जो अंत माना गया है वह विवेकानंद द्वारा जो शिकागो सम्मेलन में वेदांत का ध्वज फहराया गया उसे माना जाता है। तो ज्योतिबा फुले के समक्ष जाति का प्रश्न ही सबसे बुनियादी मुद्दा था। जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था के लिए सामान्य रूप से निम्नलिखित विचारों का उस समय चलन था। वे विचार क्या है? वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म है, कर्म नहीं। अर्थात जो जिस जाति में जन्म लेगा वही उसका वर्ण माना जाएगा। वर्ण व्यवस्था खान पान की शुद्धता और अशुद्धता का नियम। वर्ण व्यवस्था एक दैवीय विधान है। ये माना गया कि वर्ण व्यवस्था मनुष्यों के हाथ में नहीं है, बल्कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक विधान है। वर्ण व्यवस्था समाज में श्रम विभाजन की आवश्यकता की पूर्ति करता है। इस प्रकार ज्योतिबा फुले ने जाति की दैवीय उत्पत्ति की कड़ी आलोचना की है और ज्योतिबा फुले का कहना है कि मानव ने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति की नैसर्गिक जो समानता है उसकी आलोचना की है। जो सृष्टिकर्ता है या जिसको हम ईश्वर नाम देते हैं, सृष्टिकर्ता ने उनको समान बनाया था और मानव को जन्म के समय ही मुक्त प्राणी के रूप में उत्पन्न किया है और उनको आपस में सभी समानाधिकार का प्रयोग करने में समर्थ बनाया है। किंतु जाति और वर्ण की जो असमानता है, इसी प्रकार की असमानता है और वे कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से किसी की उत्पत्ति नहीं हुई, बल्कि ब्राह्मणों ने अपना स्वार्थ और प्रभुत्व बनाने के लिए इसका मिथ्या प्रचार किया। महात्मा फुले एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि कर्म के अनुसार पहचान बदलती नहीं है। जैसे बाबू जगजीवन राम देश के सुरक्षा मंत्री, गृह मंत्री जैसे मुख्य पदों पर रहे और उन्होंने इन पदों पर रहते हुए अनेक कार्य किए, जिनके कारण वे देश के महान नायकों में माने जाते हैं। लेकिन उनके दलित जाति में पैदा होने को इस देश की जनता कभी नहीं भूलती और ना ही कभी भूल पाई। जब वे भारत के प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने तो उनके प्रति सम्मान का नहीं अपितु विरोध का वातावरण उत्पन्न हो गया था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जाति की पहचान कभी भी मिटती नहीं है, वह कर्म से नहीं बल्कि जन्म से तय होती है। महात्मा फुले का ऐतिहासिक चिंतन, जिसके अंतर्गत हम समझेंगे इतिहास, अतीत की पहचान, अशिक्षा और मुक्ति चिंतन। उनके लिए इतिहास मृतकों की कहानी नहीं थी, बल्कि अपने अतीत की पहचान और इससे भी ज्यादा अपनी पहचान है। महात्मा फुले अपने समाज के लोगों को निम्न समझने वाले
पढ़े लिखे शूद्रों के संदर्भ में कहते हैं कि लोग अपने अशिक्षित किसान भाइयों के समक्ष ही पूरी बेशर्मी से ब्राह्मण पंडित को उल्टे अपने घर बुलाकर उसके हाथों से विभिन्न प्रकार की विधियां करवाकर उनके चरणों को धोकर पीते हैं। तो ऐसे निर्लज्जों को कहा भी क्या जाए। ऐसी स्थिति में महात्मा फुले का इतिहास चिंतन शूद्रों, अतिशूद्रों इनके लिए मुक्ति चिंतन बनकर उभरता है और उन्हें अपनी पहचान बनाए रखने पर बल देता है। ज्योतिबा फुले बताते हैं कि बलि की जो एक कथा है, बलि का राज्य समाप्त हो गया और उनकी स्मृतियां नष्ट हो गई। ये सब एक कथा है। बामन और बलि का मिथक भी आर्य आक्रमण के अतीत की घटना को किसी न किसी रूप में प्रदर्शित करता है। ज्योतिबा फुले का जो आर्थिक चिंतन है उसके अंतर्गत हम समझेंगे आर्थिक दासता, श्रम बल, उत्पादन व्यवस्था में अहम भूमिका। ज्योतिबा फुले के आर्थिक चिंतन के अंतर्गत वे मानते हैं कि शूद्र और अतिशूद्रों के समाज के जो आर्थिक जीवन और दास्ता का जो मूल्यांकन है उनकी पुस्तक किसान कोड़ा और इशारा, अछूत की कैफियत इत्यादि रचनाओं में उन्होंने प्रस्तुत की है। किसान और मजदूर के रूप में शूद्र और अतिशूद्र इस देश की उत्पादन व्यवस्था में अहम हिस्सा माने जाते हैं। उनके श्रम के बल पर ही यह देश सोने की चिड़िया कहलाया। परंतु उनकी दयनीय स्थिति क्या है, इस पर किसी भी समीक्षक ने कभी ध्यान नहीं दिया। ज्योतिबा फुले ने किसानों की स्थिति का आर्थिक मूल्यांकन किया। पेशवाओं के शासन में किसानों की स्थिति पर विचार किया। वे ऐसी हालत में रहते थे कि प्रत्येक दिन ज्वार या बाजरे की रोटी कभी हरी लाल मिर्च के साथ या प्याज के साथ खानी पड़ती थी। कभी सब्जी के लिए तेल मिल जाए तो नमक मिलना कठिन था और नमक मिल जाए तो मिर्च मिलना दुर्लभ था। किसान की ऐसी दशा के पीछे सनातन धर्म की राज व्यवस्था थी, जिसमें राजा का कार्य वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना था। आर्थिक क्रियाओं पर उनके विचारों को निम्नलिखित बिंदुओं से हम समझते हैं कि आर्थिक विकास, सुधार के उपाय, उद्योग और मशीनीकरण, समाज पर प्रभाव, सार्वजनिक वित्त, आय और व्यय का अशुद्ध गणित, किसान जीवन, गैर उत्पादक आर्थिक क्रियाओं का दबाव। तो भारत में बौद्धिक शासन पर आसीन ब्राह्मण ने संपत्ति की शक्ति को पहचाना था और मनुस्मृति से लेकर चाणक्य तक ने शूद्रों को संपत्ति से वंचित रखा। उन्हें भय था कि इस संपत्ति से वे जाति की वर्ण व्यवस्था को नष्ट करने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। उन्होंने शूद्रों को मानवीय प्रतिष्ठा के अधिकार तो नहीं दिए, लेकिन उन्हें व्यर्थ के कर्मकांडों, संस्कारों और रीति रिवाजों में उलझाकर रखा। इन समस्त संस्कारों का पालन करना और ब्राह्मण को दक्षिणा देना ही शूद्र के लिए धर्म हो गया था, या कहीं धर्म का पर्याय हो गया था। महात्मा फुले का धार्मिक चिंतन, इसके अंतर्गत हम समझेंगे धर्म का तात्पर्य, जाति के आधार पर पशुतर व्यवहार, धर्म की आड़ और मानवीय मूल्यों की स्वीकृति। महात्मा फुले का जो धार्मिक चिंतन था, 19वीं शताब्दी में भारत में जो ब्राह्मण धर्म के समक्ष एक चुनौती आई, या हम कहें कि भयंकर चुनौती आई, वह थी एक विदेशी के रूप में अंग्रेज पहले के शक, तुर्क, कुषाण, मुगल इत्यादि भांति भांति के भारतीय समाज को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे और उनके पास ज्ञान और दर्शन का एक ऐसा भंडार था जिसमें
ग्रीक समाज के जिसमें ग्रीक समाज से लेकर औद्योगिक समाज की वैचारिक ऊर्जा समाहित थी। इसके समक्ष ब्राह्मण धर्म एक और जादू टोना, अंधविश्वास, अमानवीय परंपराओं और जीवन से पृथक बनावटी जो घोटाला था। दूसरा, आधुनिक शासन की वजह से धर्म और राज्य अलग अलग होने लगे थे। जनमत और प्रतिनिधित्व जैसे शब्दों का महत्व बढ़ रहा था और इन नई समस्याओं के सामने ब्राह्मण का सनातन धर्म अपना रूप बदल रहा था। ज्योतिबा फुले का सार्वजनिक सत्य धर्म इसी समय में अपना स्वरूप धारण करता है। उनके धार्मिक चिंतन को इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या है। धर्म का शाब्दिक अर्थ संबंध को जोड़ने वाला बताया गया है। यह मूल्य, विश्वास, पूजा अर्चना और व्यवहार के माध्यम से अपने अनुयायियों को एक रूप में जोड़ता है। परंतु हिंदू धर्म इस अर्थ में विचित्र है कि इसमें धर्म के अर्थ का स्वभाव और कर्तव्य जैसी बातों के साथ अपमिश्रण किया गया है। इसका तत्व दर्शन, ज्ञान और अध्यात्म शीर्ष स्तर तक पहुंचाता है। वहीं दूसरी ओर यह जाति के आधार पर मानव के साथ पशुओं से भी बदतर व्यवहार करता है। तो सनातन धर्म के कर्मफल और पुनर्जन्म जैसे दो प्रमुख सिद्धांत बताए गए हैं। इस आधार पर शूद्र के साथ पशु के समान व्यवहार उचित है। उसने पूर्व जन्म में पाप किए होंगे, इसलिए वह शूद्र वर्ण में जन्मा। यह ऐसा तत्व चिंतन है जिससे शोषण के किसी भी कार्य को वैध माना जा सकता है कि हाँ, ये शोषण क्या है, उचित है। तो ब्रिटिश शासन में ब्राह्मण धर्म ने खुद को बदलने का प्रयास जारी रखा, जिससे वह विशाल शूद्र समाज को साथ मिलाकर स्वयं को सर्वोच्च बनाए रख सके। महात्मा फुले ने इस तथ्य को उजागर करते हुए कहा कि जब भी ब्राह्मण को विदेशी शासन की चुनौतियां मिलती हैं या विदेशी शासन की चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ता है, वह हिंदू धर्म की आड़ में अपना बचाव कर लेता है। मध्यकाल में मुगलों, तुर्कों इत्यादि की चुनौती के समय जो संत ज्ञानेश्वर, संत रामदास ने शूद्रों के लिए वर्जित वाणी संस्कृत को सर्वप्रथम जनभाषा में अनुवादित किया। उन्होंने अपनी कविताओं में सभी मनुष्यों के कल्याण की भावना को केंद्र में रखा, जिससे शूद्र और उनके विचार प्रभावित हुए और वे इसे हिंदू धर्म का भाव बोध मानने लगे। राजनीतिक सत्ता चूंकि ब्राह्मणों के हाथ से जा चुकी थी, परंतु शताब्दियों पुरानी जो सामाजिक और आध्यात्मिक सत्ता को बरकरार रखने के लिए उन्होंने धर्म के नाम पर प्रवंचना का आश्रय लिया। इस हिंदू धर्म में ज्ञान का गुणगान किया गया था, परंतु शूद्रों के लिए मानवीय दया तक नहीं थी। दया और ग्लानि सहज मानवीय संवेदनाएं हैं। यदि इन संवेदनाओं को जन कल्याण के लिए व्यवहार में प्रयोग किया जाए तो वह समाज ज्यादा मानवीय और उदार हो सकता है। महात्मा फुले अशिक्षित दलित और दलित समाज के लिए सत्य धर्म का प्रस्ताव कर रहे थे, इसलिए उन्होंने सत्य धर्म के तत्वों में शिक्षा, विवाह, शिशु धर्म से लेकर मृत्यु तक इन सरल सहज मानवीय मूल्यों को स्वीकार करके जीवन में उनका पालन करते हुए अपना जीवन सुखमय और समृद्ध बनाने के लिए इसे स्वीकार करने का आह्वान किया। सत्य धर्म उनको वेद और ब्राह्मण की दास्ता से मुक्त करता था। सत्य धर्म का उदय होते ही वेद का असत्य धर्म तिरोहित हो जाता है। महात्मा फुले के नारी संबंधी क्या विचार थे, नारी संबंधी क्या चिंतन था, हम इसको समझेंगे। इसके अंतर्गत हम मानवीय अधिकारों की मांग, समानता में विश्वास, बालिका शिक्षा और महिला जागरण को समझेंगे। भारतीय नवजागरण के दौर में जागरूक मध्यम वर्गीय समाज सुधारकों ने
नारी की स्थिति में सुधार को प्रमुख मुद्दा बनाया, परंतु नारी के लिए मानवीय अधिकारों की मांग करने के लिए उन्होंने वेद और पुराण की परंपरा का ही आश्रय लिया। सती प्रथा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया, परंतु इसके विरोध के लिए आधुनिक वैज्ञानिक सोच की जगह वे इसकी खोज वेद और पुराणों में ढूंढने लगे, इसकी खोज वेद और पुराणों में करने लगे। ज्योतिबा फुले का जो नारी संबंधी चिंतन है, सहज बोध और समस्त मानवों को प्रतिष्ठा का सम्मान करने और उनकी समानता में विश्वास करने से उत्पन्न हुआ है। महात्मा फुले ने नारी की स्थिति को वर्ण और जाति के बंधनों से जोड़कर देखा। ब्राह्मणी पितृसत्ता ने अपने भोग विलास के लिए नारी को समस्त अधिकारों और प्रतिष्ठा से दूर रखकर उसे पूरी तरह से कमजोर और पितृसत्ता पर आश्रित कर दिया। पुस्तकों में तो उसे देवी का स्थान दिया, परंतु वास्तविक रूप में वह घर की चार दीवारी में कैद होकर रह गई थी। और आधुनिक काल में नारी को इस सजा से आजादी मिली। क्यों? क्योंकि ज्योतिबा फुले ने नारी की इस आजादी का श्रेय ब्रह्म समाज जैसी नवजागरण संस्थाओं के बजाय पश्चिमी शिक्षा को दी, कि पश्चिमी शिक्षा के कारण ही नारी को मुक्ति मिली है। सत्सार पुस्तक में एक पात्र इसी भावना को बताते हुए कहता है, अंग्रेजी शासन की उदारवादी शिक्षण व्यवस्था के कारण नई सामाजिक चेतना उत्पन्न हो रही है। इसके लिए रमाबाई और ताराबाई शिंदे जैसी विदुषी महिलाओं की उन्होंने जमकर प्रशंसा की। इन महिलाओं ने अपने विवेक के आधार पर समाज के पाखंड को कुचल डाला। ज्योतिबा फुले ने बाल विवाह जैसी समस्या पर ही नहीं, अपितु ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक एकाधिकार, जो कि स्त्री पुरुष संबंधों के मध्य सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न करके स्त्री को पुरुष की अधिसत्ता में सिर्फ एक दासी का स्थान देती है या एक दासी के रूप में प्रस्तुत करती है, उसका विरोध किया। जब वे सती प्रथा का विरोध करते हैं तो इसकी जड़ पर प्रहार करते हैं। ज्योतिबा फुले ने नारी का समर्थन सिर्फ विचार के आधार पर नहीं किया, बल्कि उनके लिए पश्चिमी शिक्षा की व्यवस्था भी की। बालिका शिक्षा के लिए पाठशालाएं खोली, इनमें पढ़ने के लिए अपनी पत्नी को साक्षर बनाया। इन संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त करके अनेक महिलाओं ने जन जागरण का कार्य किया। उन्होंने महिला के सशक्तिकरण के लिए जो संकल्प लिया था उसको मनोयोग से निभाया। तो इस प्रकार आज हमने अस्मिता मूलक विमर्श के अंतर्गत दलित विमर्श के जिस विषय को लिया उसके अंतर्गत हमने महात्मा ज्योतिबा फुले के चिंतन को समझा।